हेलो विद्यार्थियों। तो केमिस्ट्री के आज इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपके पेपर में जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार से आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आज मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन जो आप सभी के पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया गया है कि एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर बोला जा सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल जो है आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर बात हुई है एसीटोन की। एसीटोन यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर CH3C। इसके अलावा आप लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा यहाँ पर CH3। ये हो जाएगा एसीटोन। इसकी क्रिया जो आपको करानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका होता है CH3Mg Br। ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इससे जो है आपको यहाँ पर क्रिया करानी है। तो जब आप इससे क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो CH3 जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और MgBr जो है यहाँ पर इसके साथ आके जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है CH3 इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा C। यहाँ पर ये दिया गया है CH3, इससे आप ऐसा लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जो डबल बॉन्ड लगा इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाएगा यानी कि MgBr, और यहाँ पर जो CH3 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से। इतना बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो बना है इसकी क्रिया हम लोग फिर से जो है जल से कराएंगे। अब इसकी क्रिया जो है दोबारा से आपको यहाँ पर जल से करानी है यानी कि H2O से। तो जब इससे यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो अब की बार क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा O और इसके अलावा MgBr के बीच का। तो इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, जब ये निकलेगा तो Mg यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है आपका Br, और इसके अलावा एक OH यहाँ से आके जुड़ जाएगा OH। ध्यान दीजिए O और H, यहाँ पर जो एक H बचा है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो गया C, इधर दिया गया है CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर भी है CH3, और यहाँ पर इस O के साथ एक हाइड्रोजन जो बचा था वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा OH। ये जो बना है इससे बोला जाता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल इस प्रकार से। इसके अलावा ये आपको बताया गया है कि ये है आपका एसीटोन। ये आपका यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है दो प्रकार से आ सकती है। एक तो आपसे पूछा सकता है एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इस प्रकार से पूछा सकता है, या फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपसे पूछा सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल, क्योंकि जब आप एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तभी यहाँ पर आपका तृतीयक अल्कोहल यानी कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। तो ये अभिक्रिया जो है आपसे दो प्रकार से यहाँ पर पूछी जा सकती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला अगला यहाँ पर है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बात हुई है एसीटोन की। एसीटोन यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके अलावा आप लिख सकते हैं CO CH3, ये हो जाएगा एसीटोन। इसकी क्रिया जो आपको करानी रहेगी क्लोरीन से यानी कि Cl2 से। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से। जब इससे आप यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तब इसमें आपका बनता है क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, ये बनेगा। इसके अलावा साथ में इसमें बनता है सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA, ये बन जाएगा। और इसके अलावा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में यहाँ पर बनेगा जल। इस प्रकार से अगर आप इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए 3 से यहाँ पर गुणा होगा और 4 से यहाँ पर। इसके अलावा
3 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा और 3 से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण जो यहाँ पर संतुलित होगा। तो ये जो बना है इसका नाम अब आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा आपको बता दिया गया, ये आपको दिया गया है एसीटोन। इसकी क्रिया जब आप क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा से कराते हैं तब इसमें आपका बनता है क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा ये जो बना है इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं सोडियम एसीटेट। ये यहाँ पर है सोडियम एसीटेट। इसके अलावा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ये आपको दिया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। बात हुई है बेंजोइक एसिड की यानी कि C6H5COOH ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। इसको जो है आपको अमोनिया के साथ गर्म करना है यानी कि NH3 के साथ आपको जो है इसे गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो इसमें बनता है C6H5CONH2 ये बन जाएगा। और इसके बाद जो है आपको इसकी क्रिया जो है ब्रोमीन यानी कि Br2 और इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH से करानी है। तब इसमें आपका बनता है एनिलीन यानी कि C6H5NH2। इससे बोला जाता है एनिलीन। ये हो जाएगा एनिलीन और ये दिया गया आपको बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार जो है बेंजोइक एसिड से एनिलीन बना सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है बेंजोइक अम्ल से एमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो बात हुई बेंजोइक अम्ल की यानी कि C6H5COOH। तो यहाँ पर इसे जो है आपको अमोनिया के साथ क्रिया करानी है यानी कि NH3 के साथ। तो जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा आपका अमोनियम बेंजोएट यानी कि C6H5COONH4। यहाँ पर क्या बन जाएगा अमोनियम बेंजोएट। और इसके बाद जब इसे आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें से निकलेगा आपका जल यानी कि H2O। जब यहाँ से जल निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा C6H5 इतना हुआ। इसके अलावा CO एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है। इसके अलावा NH ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए 2। तो ये जो बना है इसे बोला जाता है एमाइड। ये यहाँ पर हो जाएगा एमाइड। और ये जो बना था इसे बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट ये हो जाएगा। और ये आपको दिया गया है बेंजोइक अम्ल। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बात हुई है डाई एजोनियम लवण यानी कि C6H5N2Cl। यहाँ पर जो N2 दिया गया है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये होता है आपका डाई एजोनियम लवण। इसकी क्रिया जो है आपको Cu2Cl2 और इसके अलावा HCl से करानी है। जब इससे कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका C6H5Cl और इसके अलावा N2 यानी कि यहाँ पर ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से। और ये आपको दिया गया है डाई एजोनियम लवण। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। या फिर आ सकता है बेंजीन से आप फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे या फिर फिनाल से आप पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए बात हुई है बेंजीन की। तो इसमें यहाँ पर आप बनाएंगे इस प्रकार से बेंजीन रिंग। ये यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन रिंग इस प्रकार से। इसकी क्रिया जो है आपको क्लोरीन यानी कि Cl2 से करानी है इस प्रकार से Fe की उपस्थित में Cl2 से। तो इसमें आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। जब Cl2 से करा देंगे तो इसमें बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन यानी कि यहाँ पर अब लग जाएगा Cl। इस प्रकार से ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया जो है आपको कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से जो है 300 डिग्री सेल्सियस पर कराना है। जब इससे कराएंगे तो आपका बनता है फिनॉल। अब आपका यहाँ पर बन जाएगा इसमें फिनॉल यानी कि OH। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये बन गया है
फिनॉल, यानी कि बेंजीन से फिनॉल अगर आएगा तो यहाँ पर जो है आपको ये अभिक्रिया लिखनी है। इसमें ये आपको दिया गया है यहाँ पर बेंजीन। तो इस प्रकार जो है बेंजीन से बन जाएगा फिनॉल। इसके अलावा ये जो बना है इससे बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये जो फिनॉल बना है, अब ध्यान दीजिए इसकी क्रिया आपको करानी है। तो सबसे पहले बेंजीन से आपका यहाँ पर बनेगा फिनॉल इस प्रकार से, यानी कि OH ये हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जो है आपको यहाँ पर सधूम नाइट्रिक अम्ल से कराना है, यानी कि HNO3 से कराना है। ये जो लिया जाएगा ये सधूम होगा। तो सधूम नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे और यहाँ पर जो है इसके 3 अणु प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थित में कराई जाएगी। तो इसमें से जल निकलेगा यानी कि H2O, और यहाँ पर इसके जो है 3 अणु यहाँ से निकलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है OH, इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए एक NO2 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके अलावा एक NO2 यहाँ पर आपके जुड़ेगा और एक NO2 जो है आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो बना है इससे ही बोला जाता है पिक्रिक अम्ल, इससे बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। इसके अलावा अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो एक NO2 कहाँ पर लगा है, 2 नंबर पर लगा है, तो इससे आप लिख सकते हैं 2। इसके अलावा एक 4 नंबर पर दिया गया है और एक 6 नंबर पर दिया गया है, तो 2 4 6। इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर ट्राई नाइट्रो, क्योंकि 3 यहाँ पर नाइट्रो हो गए हैं, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इससे आप बोल सकते हैं पिक्रिक अम्ल। तो इस प्रकार जो है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, यानी कि ये आपको यहाँ पर क्या दिया गया है फिनॉल। तो अगर फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आ रहा है तो आपको ये वाला यानी कि जो दूसरा समीकरण दिया गया ये लिख देना है। लेकिन अगर बेंजीन से फिनॉल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ये जो पहला समीकरण दिया गया ये आप लिखेंगे। लेकिन अगर बेंजीन से पिक्रिक अम्ल आ रहा है तो ये आपको यहाँ पर दोनों समीकरण जो है लिखने होंगे, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है फिनॉल से बेंजीन। तो यहाँ पर बात हुई है इसमें फिनॉल की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इस प्रकार से यहाँ पर बना दीजिए फिनॉल, ये हो जाएगा। यहाँ पर लग जाएगा इसमें OH, यानी कि ये हो गया फिनॉल। इसकी क्रिया आपको जिंक चूर्ण यानी कि Zn से करानी है। तो जब भी यहाँ पर इसे आप गर्म करेंगे जिंक चूर्ण के साथ तो इसमें आपका बन जाएगा बेंजीन। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें बन जाएगी बेंजीन, और साथ में जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, यहाँ पर ये जो बना है इससे बोला जाता है बेंजीन। तो इस प्रकार जो है फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है फिनॉल से एनिलीन। तो फिर यहाँ पर बात हुई है फिनॉल की, इस प्रकार से आप बना दीजिए, ये यहाँ पर हो जाएगा फिनॉल यानी कि OH। इस प्रकार से इसकी क्रिया जो है आपको NH3 से कराना है, और यहाँ पर ये जो क्रिया होगी वो 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो जब इसकी उपस्थित में यहाँ पर क्रिया होगी अमोनिया की उपस्थित में, तो इसमें से आपका जल यानी कि H2O ये निकल जाएगा और इसके साथ साथ इसमें बन जाएगा एनिलीन। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, और अब यहाँ पर आके जुड़ जाएगा NH2, ये जो बना है इससे ही बोला जाता है एनिलीन, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बात हुई है ऑक्जेलिक अम्ल की, इसकी क्रिया आपको करानी है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल यानी कि CH2OH ये होगा, इसके अलावा CHOH, और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ये होगा आपका ग्लिसरॉल। इसकी क्रिया जो है आपको यहाँ पर करानी है ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल आपका होता है C2H2O4। इससे आप ऐसा लिखिए, ऑक्जेलिक अम्ल को आप लिखिए HOOC, और फिर इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर COOH करके, ये हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल यानी C2H2O4, ये आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर ये जो क्रिया होगी
ये जो है 110 डिग्री सेल्सियस पर होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर होगा क्या, इसमें से ध्यान दीजिए यहाँ से आपका H और यहाँ से ये OH निकलेगा, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H इतना निकल जाएगा, इसका मतलब H2O ये निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH2। इस प्रकार से यहाँ से ये निकल गया, तो ये जो है इसके साथ आके अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये OOC इतना हो गया। और इसके अलावा COOH ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है CHOH और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया CH2OH और इसके अलावा यहाँ पर CH2OOC और इसके अलावा ये COOH। तो ये जो बना है इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, इससे बोला जाता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। अब इससे जो है आपको यहाँ पर इसे गर्म करना है। जब आप यहाँ पर इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने से इसमें से निकलेगा आपका CO2, यहाँ से जो है इसमें से CO2 आपका निकल जाएगा। तो जब CO2 निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हो जाएगा CH2COOH। ध्यान दीजिए यहाँ से CO2 निकल गया आपका तो COOH ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको दिया गया CHOH और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH इतना हो गया। अब इसकी क्रिया आपको फिर से जो है यहाँ पर जल से करानी है, यानी कि H2O से करानी है। तो जब जल से यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से एक H, ध्यान दीजिए इस H2O से एक H निकलेगा और इसके अलावा यहाँ से ये COOH ये यानी कि फॉर्मिक अम्ल इसमें से निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH2 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर ये एक H और ये वाला O यानी कि OH जो है आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CHOH और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से यहाँ पर ये फिर से जो है ग्लिसरॉल बन जाएगा और ये यहाँ पर आपका बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्जेलिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया है इसकी क्रिया आपको ग्लिसरॉल से करानी है। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, आप इसका नाम नोट कर सकते हैं, इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। इसके बाद इसे जब गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 निकल जाएगा, तो ये बनेगा। फिर इसकी क्रिया आपको जल से करानी है, तो जल से कराने पर यहाँ पर आपका ग्लिसरॉल और फिर से फॉर्मिक अम्ल जो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है फॉर्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट। बात हुई है फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। इसकी क्रिया जो आपको करानी है एथिल अल्कोहल से यानी कि C2H5OH से। जब एथिल अल्कोहल से आप यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और ये क्रिया जो होगी वो सांद्र H2SO4 की उपस्थित में होगी, सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में ये क्रिया कराई जाएगी। तो इसमें से आपका जल यानी कि H2O निकलेगा और साथ में इसमें बनेगा एथिल फॉर्मेट यानी कि HCOOC2H5। ये जो बना है इससे बोला जाता है एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट। इस प्रकार से जो है यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की क्रिया जो है एथिल अल्कोहल से कराने पर क्या बनता है आपका एथिल फॉर्मेट बन जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं बताई गई ये सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।